अस्सलाम वालेकुम। अपने शो के आगाज़ में मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं आप तमाम तो लोगों को विश करूं कि गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। लेकिन हमारी सुबह बखैर कैसे हो जब हम देखेंगे हमारे आसपास के हालात वो नहीं है जो कि होने चाहिए। बाजोड़ में अभी आपके सामने कल जो धमाका हुआ है जिसके नतीजे में अभी भी मैं देख रही थी कि तकरीबन 45 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो गए हैं। तो अल्लाह पाक तो जो दुनिया से गए हैं वो तो गए हैं, लेकिन अल्लाह पाक उनकी फैमिलीज़ को सब्र अता करे। अल्लाह पाक हमारे मुल्क का हालात बेहतर करे। इतनी इस चीज़ के दिल का सुकून था कि जी अभी जो आशूरा गुजरा बखैर आफियत गुजरा, लेकिन उसके बाद जो कल पे जो बाजोड़ के धमाके ने बिल्कुल हिला के रख दिया है। और अभी भी लगता है कि बहुत सारे ऐसे दुश्मन हैं जिनसे नबरदाश्त माना होना बाकी है। चलें, ये तो दहशतगर्द अनासर है ना जो हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आज ज़रा उन अनासर के हवाले से बात करने जा रही हूँ जो कि पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छी बड़ी सोसाइटी में जिनका उठना बैठना है, लेकिन उसके बावजूद वो ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं कि दिल दहल जाता है। आप सोचें, एक बच्चे की उम्र अगर 13-14 साल हो तो इस उम्र में वो बच्चा अपनी ज़िंदगी की क्या कुछ ख्वाब नहीं देखता। ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ों के हवाले से वो अपने अंदर अंडरस्टैंडिंग पैदा कर रहा होता है, वो अपने अंदर फीलिंग्स पैदा कर रहा होता है, वो बहुत सारी अपनी जिस्मानी और अपने आसपास की भी जो तब्दीलियां हैं उनको लेके एक अंडरस्टैंडिंग अपने अंदर डेवलप कर रहा होता है। बड़े ख्वाब होते हैं इस बच्चे के। और जब देखते हैं कि इसी साल की उम्र के बच्चों को, स्पेसिफिकली जब बच्चियों को हम देखते हैं कि जब तशद्दुद का निशाना बनाएं। अभी आपके सामने सिविल जज साहब की वो बात करी थी ना कि ऐसे तबके की बात करने जा रही हूँ जो बज़ाहिर बहुत पढ़ा लिखा है, लेकिन उससे ज़्यादा सफाक, उससे ज़्यादा ख़तरनाक कोई और है ही नहीं। अगर ये जहालियत पे उतराएं तो, अगर ये सफाकियत पे उतराएं तो 13-14 साल की बच्ची रिजवाना जिस घर में काम कर रही थी, सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए के वज़ में हाई गुर्बत। बहुत बुरी चीज़ है, बहुत बुरी चीज़ है। 6 माह पहले माँ बाप ने इसको घर में रखवाया, ये जानते हुए पढ़ा लिखा घर है, अच्छे बड़े लोग हैं, बच्ची को अच्छा खाना देंगे, बच्ची की अच्छी तरबियत भी हो जाएगी। ठीक है, बच्ची घर में काम करने जा रही है, लेकिन बड़े लोगों में बैठेगी बच्ची कुछ सीख तो लेगी। लेकिन वहाँ से बच्ची क्या सीखती है, उस बच्ची के साथ क्या हुआ। इतना उस बच्ची को टॉर्चर किया गया कि उस बच्ची के सर में कीड़े पड़ गए, उसका मुंह जलाया हुआ है, उसके लंग्स पंक्चर हैं। और अभी तो मैं आपको बताऊं, जिस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूँ तो डॉक्टर्स ने ये भी कह दिया कि इस बच्ची रिजवाना की जो अगले 48 घंटे हैं ये इसकी ज़िंदगी के लिए बहुत अहम है। आप तमाम तर लोग ये दुआ करें कि ये बच्ची ज़िंदा बच सके, इसके साथ ज़िंदगी में और बहुत अच्छी चीज़ें हों, कि ज़िंदगी का एक अच्छा मस्बत पहलू भी इसके सामने आए। इस बच्ची के साथ हुआ क्या था, एक पहले रिपोर्ट आपके साथ शेयर करती हूँ। इस्लामाबाद जुडिशल एकेडमी के इंतजामी अफसर के घर काम करने वाली 14 साला घरेलू मुलाजमा मुबैना तशद्दुद से शदीद जख्मी हो गई। पुलिस के मुताबिक बच्ची के चेहरे और सर पर जख्म के निशानात हैं। हालत बिगड़ने पर इसे वालिदा के हवाले किया गया, जो लड़की को सरगोदा DHQ अस्पताल ले आई। सबसे पहले तो बच्ची की जान हमारे लिए अहम थी। अभी तो हम बच्ची को बेहतरीन से बेहतरीन इलाज दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद जो आप जिस बंदे की बात कर रहे हैं वो ऑलरेडी हमारी कस्टडी में, उससे भी सवाल जवाब हो रहे हैं, उससे शामिल तफ्तीश करेंगे और इंशाल्लाह ऐसे इंसाफ दिलाएंगे। मुतासिरा बच्ची के अहले खाना ने फेडरल जुडिशल एकेडमी के इंतजामी अफसर आसिम हफीज की अहलिया पर तशद्दुद का इल्जाम लगाया। पैरा बना के मेरे सारे तबीला मेरी बच्ची की सुनवाई आए मेरी बच्ची की सुनवाई मेरी बच्ची की। लड़की की हालत बदस्तूर खराब है। डॉक्टर्स के मशवरे के बाद बच्ची को लाहौर जनरल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। विफाकी पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। पुलिस जुडिशल एकेडमी के इंतजामी अफसर के घर पहुंची तो ताला मिला। डिप्टी डायरेक्टर एडमिन की अहलिया भी कहीं और जा चुकी है। लड़की को मुलाजमत पर भिजवाने वाले शख्स को हिरासत में ले लिया गया है। नदीम खान, सरगोदा। अब देखें ना, गिरफ्तार भी उसको किया जो कि एजेंट था जिसने इस बच्ची को उनके घर पे रखवाया था। वो एजेंट गिरफ्तार हुआ। जो खातून जो कि मुबैना तौर पे जो तशद्दुद कर रही थी, और आप बच्ची की हालत देख लें, उन्होंने अपनी ऑलरेडी ज़मानत करा ली हुई है और वो वहाँ से गायब भी हैं। और उसके बाद वो शख्स जिनके घर पे, वो दरिंदा जिनके शख्स पे ये बच्ची थी, वो भी अभी कानून की गिरफ्त से बाहर है। सो कानून कहता क्या है, मैं 1000 बार उस वाले से बात कर चुके हैं कि खुदारा अपने घर में बच्चों को
मत रखें और आपके आसपास भी कहीं देखें कि कोई किसी ने छोटी उम्र का बच्चा अपने घर में रखा हुआ है, काम करवा रहा है, तो आप ज़रूर रिपोर्ट करवाएं। ये कानून की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। एक तो इतनी कम उम्र की बच्ची और ऊपर से इतना उस पर जुल्म। अब कानून क्या कहता है? अभी जो थे जिनकी घर ये थी वो भी, उनका ताल्लुक भी इसी शोबे से है, लेकिन क्या किया वो आपके सामने है। नौरीन काजी हमारे साथ मौजूद है, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नौरीन। नौरीन, ये जो बच्ची की हालत है रिजवाना, मतलब औलाद वाले तो ये देख ही नहीं सकते। मैं तो अपनी टीम को कहना भूल गई कि आप इसको ब्लर कर दें। मैं इस बच्ची को देख रही हूँ, उसके बाल कटे हुए, उसका मुंह जला हुआ, उसकी आंखें सूजी हुई, उसके फेफड़े एक तरीके से फट गए हैं, उसके ऑर्गन्स मुतासर हो गए बुरी तरीके से मुतासर हो गए हैं, कीड़े पड़ गए उस बच्ची के जख्म पे, वो बच्ची भूखी रही हुई है, उसकी हड्डियां टूट गई हैं। ये कानून क्या कहता है? पहले तो मुझे बताएं कि अगर कोई किसी पे भी ऐसा जुल्म करे और इतने छोटे माइनर पे जुल्म करे तो कानून क्या कहता है इस हवाले से? कानून बेसिकली हमारे मुल्क में है, ऐसा नहीं है कि कानून नहीं है। जो अगर बंदा ये कहे कि इस चीज़ के लिए कानून नहीं है, तो मैं ये कहूँगी इसको देख के तो जंगल का कानून याद आता है। उसके लिए ये कहा जाएगा कि उसके पास कानून की अवेयरनेस नहीं है। चलें, पढ़े लिखे को आप छोड़ दें, जो भी है। अब जब हम लेबर के हवाले से बात करना चाह रहे हैं तो मैं चाहूँगी कि इस टॉपिक को मैं टोटली उर्दू में बयान करूँ, आसान उर्दू में, ताकि जिस लेबर तबके के लिए हम इस बात को डिस्कस कर रहे हैं वो समझ सकें कि हम लोगों के भी कोई कानून है, हम लोगों के लिए भी है, हमारे भी हुकूकात हैं, तो हम कर क्या सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, किस तरीके से अमल दरामद हो सकता है इस पे। तो जैसे कि ये केस जो हुआ है वो पंजाब में हुआ है, तो पंजाब के हिसाब से रिस्ट्रिक्शन चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट के मुताबिक जो है पंजाब में बच्ची की उम्र 14 साल, जबकि 15 साल, जबकि बाकी सूबों में है जो है वो 14 साल है। जबकि इस लड़की को आप देखेंगे, बच्ची को, ये मेरे ख्याल से 14 से भी मुझे कम लग रही है। तो अव्वल तो पंजाब में पॉलिसी भी अभी 2018 में पास हुई है, मगर उसके अलावा चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट जो है 2016 का, उसके मुताबिक गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन पास करना है, उसके बाद कमेटी इशू करनी है, कमेटी ने फिर चेयरमैन को पर्सन कायद करना है, ताकि नौरीन, ये तो वो चीज़ है ना, अब ये चाइल्ड लेबर के खिलाफ हम कितनी बात करते हैं, तो ये तो जो खुद हजरत हैं, ये तो खुद आप देखें ना कि एक तरीके से भी कानूनदान है, लेकिन उनके घर में बच्ची उन्होंने रखी हुई है। अब आप मुझे बताएं, हम लोगों को एजुकेट करें, हम इन लोगों को कैसे एजुकेट करें? हमारा यही तो अलमिया है, और बहुत ही कर क्या सकते हैं। तो कानून यहाँ पे बिल्कुल हाथ बंद करके, आंखें बंद करके बैठा। मगर बात यह है कि उस जो गरीब तबका गया है, जो वो औरत दिखाई जा रहे हैं, आपको कहीं से भी लगता है कि उसको पूरी अलफ़ भी आती होगी? नहीं, वो तो अनपढ़ है। तो वो कानून को कहाँ से समझेगी? जो इंसान दूसरा फायदा लेता है तो वो इसी बात से लेता है कि उसको तो कुछ पता ही नहीं होगा। नौरीन, मसला ये देखिए, हम देखते हैं और हम ये समझते भी कि जो हमारा ये गरीब अनपढ़ और जो हमारा गरीब तबका है, बिल्कुल ये इतने बच्चे पैदा ही इसलिए करता है कि बच्चे को ज़रा सी भी समझ बूझ आएगी तो ये किसी के घर जाके रखवा देंगे। आप सोचे 10,000 क्या अमाउंट है? तो यही होता है कि वो किसी एजेंट के थ्रू लोगों के घर रखवा देते हैं, क्योंकि उनका यही बच्चा एक कमाई का जरिया होते हैं। वो बच्चे पैदा इसलिए करते हैं। लेकिन मुझे बताएं कि चलिए, ये फिर भी इतना बड़ा उनका गुनाह नहीं है कि वो ये डिजर्व करें कि कोई उनकी बच्ची को इतने बुरे तरीके से तशद्दुद का निशाना बनाए कि अब डॉक्टर्स कह दें कि बस आप दुआ करें, बच्ची की ये 2 दिन है, बच्ची की उम्र के लिए, बड़े जिंदगी के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। मुझे बताएं, अब हो क्या सकता है? अगर कोई ऐसा करे तो कानून कैसे निमट सकता है? एक्चुअली जो उस पे FIRs पे मैंने जो सेक्शन पढ़े हैं उसके मुताबिक तो एक सेक्शन ऐसा भी है कि जस्ट लाइक अटेम्प्ट टू मर्डर, और ये दिख रहा है। बिल्कुल, हाँ जी, ठीक है। अगर आप चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट के मुताबिक बात करें तो सेक्शन 11A उसका B और C, उसमें टोटल डेफिनेशन की हुई है। अगर मैं उसको उर्दू में आपको बताती चलूं, क्विकली मुझे बता दें इसका मतलब। एग्जैक्टली, मैं उसको उर्दू में ही इसीलिए बताना चाह रही हूँ कि सेक्शन 11A कहता है कि गुलामी की कोई भी शक्ल या गुलामी से मिलती जुलती तर्ज अमल, आगे तो और भी है मगर मैं टू द पॉइंट, जैसे कि हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है, तो मैं इस बात को ही हाईलाइट करना चाहूँगी कि जब एक वर्डिंग दी गई है कि गुलामी की शक्ल या गुलामी से तर्ज अमल, तो ये जो बच्ची का अलमिया दिखाया जा रहा है वो जिस गुलामी वाला है
बिल्कुल। आपने उसको एक नौकरी पर रखा है, काम के लिए रखा है, वो आपके पास मासी है, आपके पास उसके काम कर रही, rights उसके हैं। आप तनख्वाह दे रही। अगर बच्चे ने, जो आपने उस पे इल्जाम लगाया कि बच्ची ने चोरी की है, या आप जो बच्ची कह रही है कि मुझे कहा जाता कि सफाई नहीं कर रही, भाई सफाई नहीं करी, आप निकाल दो उसको। आप और चोरी करिए, आप एफआईआर दर्ज कराएं। चोरी करिए, आप एफआईआर दर्ज करवा दें, बच्ची उसके पेरेंट्स को बुलाएं, आप उसको डिस्कस करके, क्योंकि आप एक पढ़ा लिखा तबका है, आपसे इस कदर लाशऊरी का एक अमल अंजाम देना, मेरे वो ख्याल भी से यहाँ एक पर तो जो इस फ्रेटर्निटी के जो लोग हैं ना, उनको भी चाहिए कि वो ऐसे तमाम तर लोगों को डिसओन कर दें कि हम इन लोगों को नहीं जानते। हम देख रहे हैं कि जो हमारी आर्टिस्ट फ्रेटर्निटी है वो बड़े खुल के एहतजाज कर रही है। हमने देखा कि सज्जल लेडी ने, जैसे उनके भी हमने सोशल मीडिया पे मैसेज देखा, बुशा आपा, बुश अंसारी, उन्होंने बड़ी इस पर बढ़ चढ़ की बात की, बहरोज सब्जवारी साहब को, जावेद शेख साहब ने भी इस हवाले से बात की है। तो ज़रा मैं आपके साथ ये भी उनके मैसेजेस भी ज़रा शेयर कर दूँ कि उन्होंने क्या कहा इस हवाले से। जब से रिजवाना का केस देखा है, सुना है, पढ़ा है, उसकी वीडियोस देखी हैं, उसकी दादी की इल्तिजा सुनी है, उसकी माँ की दुआई सुनी है, और उसके जो रिश्तेदार रो रहे हैं और उनको अप्रोच किया जा रहा है कि ये केस ख़त्म करे, को पैसे ले दे के, तो उन्होंने कहा कि हम कुछ भी हो जाए हम पैसे नहीं लेंगे, हमें इंसाफ चाहिए। इंसाफ ये है कि उनको कैद की सज़ा हो या सज़ाए मौत हो, इस किस्म की उसकी फैमिली की ये ख्वाहिश है। मेरा मतलब है कि इतना बड़ा सान्या है और अभी तक इस पे इतने कम लोग बोल रहे हैं। वो एक बच्ची, छोटी सी बच्ची, और उसके साथ इतना जुल्म। मेरा मतलब है कि वो ये कैसे लोग हैं, ये कैसे मुसलमान पाकिस्तानी हैं। मैं तो कह रहा हूँ वो जज साहब की बीवी को तो छोड़े, जज साहब को भी आप लेके आए कटहरे में, कभी आपके घर में आपके होते हुए ये कैसे हुआ। आपके बच्चे भी मार रहे हैं, बीवी भी मार रही है, और आप देख रहे हैं, आप तो इंसाफ करने वाले हैं। मेरा कहने का मतलब है कि चीफ जस्टिस साहब को इस पर सुओ मोटो नोटिस लेना चाहिए। बहुत अफसोसनाक बात है। बहुत दुख के साथ प्रोटेस्ट करता हूं कि ये जो मुलाजमा बच्ची थी जिसके साथ मालिकों ने जुल्म किया, वो आई एम श्योर पढ़े लिखे लोग, जज साहब की बेगम साहिबा, ये बहुत बड़ी ज्यादती है। शर्म आ रही है मुझे अपने आप पर और अपनी इस कौम की हरकत पर। हमारे वो रिपोर्टर जिनमें हमें तमाम तर खबर दी थी रिजवाना के बारे में, दानियाल उमर, वो भी मेरे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं। मैं उनसे ये भी जानना चाहूँगी कि इस बच्चे की करंट सिचुएशन क्या है। दानियाल, मुझे ये बताएं कि अभी जैसे हम सुबह खबरों में भी सुन रहे थे कि डॉक्टर्स ने कहा है कि ये जो 2 दिन है इस बच्ची की ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। अभी क्या करंट सिचुएशन है, साथ में ये भी बताएगा कि जो बेगम साहिबा थी जिन्होंने इस बच्ची को मार उसका ये हाल कर दिया, उसको यहाँ तक पहुँचा दिया, वो तो ज़मानत में है। वो जो जज साहब थे वो कहाँ पर हैं? देखिए मदीहा, 7 रोज हो गए हैं तकरीबन कि ये बच्ची लाहौर के जनरल अस्पताल के अंदर एडमिट है। जब ये बच्ची जनरल अस्पताल के अंदर आई थी और मेडिकल बोर्ड बनाया गया था पंजाब हुकूमत की जानिब से 12 रुकनी, तो इस मेडिकल बोर्ड ने जो असेस किया था उसमें ये बात साबित आई थी कि बच्ची का पूरा जिस्म जो है वो जख्मों से भरा हुआ है। बच्ची के पूरे जिस्म के ऊपर नील ही नील है, उसके जो दोनों बाजू हैं वो फ्रैक्चर्ड हैं, सर के ऊपर उसके जख्म है जो कि गहरा जख्म है जिसकी सर्जरी की थी डॉक्टर्स ने। इसी के साथ साथ बच्ची की जो बैक है, बच्ची की जो दोनों साइड्स हैं उनके ऊपर गहरे जख्म हैं, और इन गहरे जख्मों चूंकि इलाज नहीं किया गया, उनको देखा नहीं गया, कॉन्टिन्यूसली 6 माह से ये मारने का सिलसिला जारी रहा, जिसकी वजह से जो जख्म हैं उनके अंदर कीड़े पड़ गए हैं जिनको मैगेट्स कहा जाता है मेडिकल साइंस के अंदर, और उसकी वजह से इन्फेक्शन उसके पूरे जिस्म के अंदर फैल गया है। करंटली उसकी तबीयत बेहतर होना शुरू हुई थी जनरल अस्पताल के अंदर, लेकिन गुज़िश्ता सुबह के वक्त जो है वो बच्ची की तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई। बच्ची ऑलरेडी उसको नाली लगाई गई थी और
उस जो खुराक की नाली है उसी के साथ साथ बच्ची को ट्रीट किया जा रहा था, साथ ही साथ उसको ऑक्सीजन के ऊपर रखा गया था। हमारी बात हुई जो प्रिंसिपल लाहौर जनरल अस्पताल प्रोफेसर फरीद जफर से, उन्होंने हमें ये बताया कि तकरीबन 48 घंटे जो हैं ये बहुत क्रिटिकल हैं बच्ची की सेहत के लिए। कल उसकी ब्रोंकोस्कोपी भी की गई, उसके जो लंग्स हैं तशद्दुद की वजह से खासे मुतासर हुए हैं, खून की जो क्लॉटिंग है वो उसके लंग्स के अंदर हो गई है। और ये 48 घंटे अगर तो उसकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ती है तो बच्ची को वेंटिलेटर के ऊपर भी जाना पड़ेगा। साथ ही साथ चूंकि इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है और इन्फेक्शन ट्रीट नहीं हुआ, वो इन्फेक्शन जो है वो भी लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। तो जज साहब की अहलियां हैं, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत ले रखी है और ये हिफाजती जमानत कल खत्म होगी, 1 अगस्त को खत्म होगी और 1 अगस्त को उनको अदालत के अंदर जो अदालती टाइमिंग्स हैं उनमें पेश होना होगा और पेश होने के बाद जो है वो उनको अपना मौक़िफ़ सामने रखना होगा, वरना दोबारा से जो गिरफ्तारी का। आप ऐसे बहुत सारे केसेस को जानते भी हैं, तो मुझे बताएं कि कितने % चांसेस है कि उनकी ज़मानत एक्सटेंड हो सकती है, क्योंकि समहाउ हमने ऐसे केसेस में देखा है कि ज़मानत एक्सटेंड कराने में लोग कामयाब हो जाते हैं। देखिए यकीनन लोग जमानत एक्सटेंड करवाने के अंदर कामयाब हो जाते हैं और ये जमानत जो है वो एक्सटेंड भी हो सकती है और जमानत जो है वो उनकी मुस्तरद भी हो सकती है। तो ये तो अदालत के ऊपर ही डिपेंड करता है कि अदालत से जो है वो इस केस के अंदर क्या करती है। लेकिन फैमिली जो है वो कल हमारी इस बच्ची की वालदा से भी दोबारा बात हुई थी, उन्होंने इस खदशे का भी इजहार किया, मेडिकल बोर्ड के सामने भी इस खदशे का इजहार किया कि इस बच्ची को साथ में जहर देने की भी कोशिश की गई है। मुबैना तौर पर उस फैमिली की जानिब से जब उन्होंने देखा कि सिचुएशन उसकी बहुत ज्यादा खराब हो गई है और चूंकि जो FIR इस्लामाबाद के थाने में दर्ज की गई है, पुलिस ने मुताबिक जगहों के ऊपर लाहौर में, रावलपिंडी में, इस्लामाबाद समेत छापे मारे हैं, लेकिन जो गिरफ्तारी है वो अमल में नहीं आ सकी। लेकिन FIR के अंदर जो जुडिशल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद के इंतजामी ऑफिसर हैं, उनकी वाइफ और जो शख्स जिसने इस बच्ची को वहां पर नौकरी के ऊपर रखवाया था वो एक्यूज्ड हैं और जो इंतजामी ऑफिसर हैं वो तो एक्यूज्ड नहीं हैं, तो इसलिए उनके लिए पुलिस छापे नहीं मारे। और देखें ना, वही वाली बात है दानियाल के जो शख्स एजेंट है जिसने बस घर पे रखवाना होता है काम, फिर वो आगे निकल जाता है, उसको यहाँ पे पकड़ा जा रहा है और जिसने ये जुल्म किया है वो कानून के शिकंजे से इस वक्त बाहर है। बहुत शुक्रिया जी दानियाल उमर हमारे नुमाइंदे मौजूद थे, बड़ा तफसील उन्होंने बताया कि इस वक्त सिचुएशन क्या है। मुझे ये बताएं कि क्या एजेंट के खिलाफ क्या मुकदमा बन सकता है, और अभी जो बच्ची की हालत को देखते हुए कल जैसे ही जमानत खत्म हो जाएगी, हिफाजती जमानत खातून की, तो क्या कोई चांसेस हैं कि बच्ची की बिगड़ती हुई हालत को देखते हुए ये अदालत भी फैसला करे कि नई जमानत को एक्सटेंड नहीं करना? ज़मानत एक्सटेंड होनी तो नहीं चाहिए। अगर करंट बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट लगाई जाए प्रॉपर तरीके से कोर्ट में और जो है जज साहब को सेटिस्फाइड किया जाए प्रॉपर मेंटल लॉ के साथ, जो कि मैं ये अभी बता रही हूँ कि चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 11A उसके मुताबिक ये जुल्म में काउंट हो रहा है। ये एक लाजिम पेशा काम है ही नहीं। प्रोटेक्शन लॉ को भी आप साइड पे रख दें। जिस तरीके से आपने उस बच्ची को मारा है, वो बच्ची चले उससे आप 15+ भी हो गई है, आपने जैसे उस बच्ची को मारा है उसके फेफड़े रप्चर कर दिए, कीड़े पड़ गए उसके जो। हाँ, मगर नहीं, जो यहाँ पे मीडिया बोल रही है या जो सेक्शंस लगाए गए हैं उसके मुताबिक अगर इस कानून को भी साथ में ऐड किया जाए तो इसकी सजा तो 7 साल है। चलें, अगर इक़दाम कत्ल किसमें शामिल नहीं होगी, वो भी होगी, वो भी शामिल होगी, इक़दाम कत्ल में शामिल होगी, क्योंकि जो बच्ची की कंडीशन है वो ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। अच्छा, ऐसी चीजें कोई थी मेरे पास टाइम इतना बर्दाश्त कर दिया। मुझे बताएं कि क्या सिर्फ जिन्होंने मारा है उन्हीं पर आता है कि जी यानी कि कोई भी अगर छोटे बच्चे को, एजेंसी वाले को भी आएगा? क्योंकि अगर एजेंसी वाले ने भी बच्चे को आगे फॉरवर्ड किया तो एजेंसी वाले ने पॉलिसी को फॉलो क्यों नहीं किया? उसको पता है कि बच्चों के हवाले से जो कानून है मैं उसके मुताबिक क्यों नहीं जा रहा यहाँ पे, क्योंकि अगर उम्र पता होनी चाहिए। बिल्कुल, उम्र पता होनी चाहिए। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, एजेंट भी आएगा जिसने रखा, वो भी आएंगे और समहाउ पेरेंट्स भी इसमें अंदर आ जाएंगे इसमें। चलिए, बहुत शुक्रिया जी। नौरीन काजी हमारे साथ मौजूद थी। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ। ब्रेक के बाद जो टॉपिक होगा बहुत खास है, दिल के बहुत करीब है, कहीं मत जाइएगा। अजीज सर मुझे रखता था वो रगे जां से,
ये बात सच है, मेरा बाप कम न था माँ से। वो माँ के कहने पे कुछ रोक मुझ पे रखता था, यही वजह थी कि मुझे चूमते झिझकता था। वो आशना मेरे हर कर्ब से रहा हरदम, जो खुल के रो नहीं पाया मगर सी सकता था। जुड़ी थी उसकी हर एक हाँ फकत मेरी हाँ से, ये बात सच है, मेरा बाप कम ना था माँ से। हम यूजुअली अपनी माँओं के हवाले से बड़ी बात करते हैं, उनसे मोहब्बत का इजहार करते हैं, माँ को गले लगते हैं, माँ से चूमते हैं, लेकिन समहाउ हमारी सोसाइटी में जहाँ हम बाप का बहुत ज़्यादा एहतराम करते हैं, वहाँ हमारे दिल में थोड़ा बहुत ना उनके लिए खैर आजकल के ज़माने में तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अगर पीछे वाली जनरेशन में चले जाए ना, तो हम दोस्ती भी बाप से थे, लेकिन थोड़ा बहुत डर भी खाते थे, रिस्पेक्ट में उनसे डर खाते थे, और बहुत सारी बातें हम उनसे कहते हुए भी हम भी शर्माते थे। और वही बात है कि माँ के थ्रू उनसे सारी चीज़ें करते थे। एक सख्ती का, क्योंकि घर में आपको पता है कि माँ बाप में एक बहुत शफीक होकर बहुत सख्त कैरेक्टर होता है, तो जो सख्ती का जो रोल होता था ना, वो बाप ले लेते थे ताकि बच्चे जो हैं वो सही राह पे चल सकें। लेकिन वही बाप जो कि हमसे इतनी मोहब्बत करता है कि वो मौसम की कोई सख्ती नहीं देखता, कुछ भी नहीं देखता, और मतलब हालात कुछ भी हो, वो आपके लिए, कि आपके अच्छे मुस्तकबिल के लिए वो दिलो जान से काम करता है। आसपास के लोग अच्छे हो ना हो, लेकिन अगर कोई कहते हैं ना कि हालात बुरे भी हो, नौकरी छोड़ते हुए 1000 बार अपने बच्चों की शक्ल जो है वो जहन में लेकर आएगा कि इनका क्या करूँगा मैं, इनको तो मैंने अच्छा मुस्तकबिल देना है, इनके लिए तो मैंने बड़े ख्वाब देखे हैं। तो आज हम उसी बाप के हवाले से बात करेंगे जो अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए बड़ा झिझकता है, बड़ा शर्माता है। और आज जो मेरे साथ मेरे गेस्ट मौजूद हैं वो इतने प्यारे गेस्ट हैं कि मोहब्बत तो ये अपने बाप से बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन अब इस दुनिया में उनके फादर नहीं रहे। और मुझे तो कभी कभी लगता है कि ऐसा नहीं होता कि माँ बाप दुनिया से चले जाते हैं, माँ बाप मरते नहीं हैं, वो शायद दुनिया से पर्दा कर लेते हैं, पर वो आपको मुस्तकिल देख रहे होते हैं। ऐसा लगता है कि उनका साया अभी भी कहीं ना कहीं आपके सर पे मौजूद है। और बाप जैसे शफीक साया, ये तो अगर ना हो तो लगता है कि सर से अल्लाह पाक ने आसमान भी छीन लिया। दानिश हमारे साथ मौजूद हैं, दानिश से कौन वाकिफ़ नहीं है, बेहतरीन एक्टर, उससे भी कहीं बड़े डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं। और उनके वालिद साहब, कोई कैसे उनके काम को, मतलब कि आप किसी भी जनरेशन के हों, कोई कैसे ऐसे हो सकता है कि आप उनके काम को ना जानते हो। जवाद उमर हमारे साथ मौजूद हैं, एक बहुत ही बड़े लेजेंड के बेटे उमर शरीफ साहब के। और उमर शरीफ साहब का नाम भी आता है तो आप जितनी मर्जी आप भी तकलीफ़ में हो तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। क्या काम किया उस बंदे ने, ऐसी गमगीन नेशन को उसने कितना, मतलब उसने हंसा दिया है। हम वो जैसे उनका जिक्र आता है हम खुश हो जाते हैं सुन के। आज उनके वाले से बात भी करेंगे, घर में वो कैसे थे। मिज़ना वक़ास हमारे साथ हैं, बहुत ही प्यारी, आप उनको जानते हैं, बेहतरीन एक्ट्रेस। आजकल टेलीविज़न पे तो उनका बड़ा ज़बरदस्त ड्रामा भी जो वो चल रहा है, उनसे भी बात करेंगे। बेबी बाजी जो है जनाब, बड़ा ज़बरदस्त ये चल रहा है। तो छाए में ये सारे लोग हर तरीके से और एक तरीके से अपने माँ बाप फादर के जाने के बाद भी उनका नाम रोशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ज़रा मैं दानिश, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग ठीक ठाक हैं? आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैं वैसे एक बात करी थी ना, ये वाकई में अगर पुराने वक्तों के लोगों से बात करें तो सब कहते हैं कि हाँ अम्मा जी को गले मिल लेते थे, अम्मा जी में जो है वो उनको प्यार कर लेते थे, उनको चूम लेते थे। लेकिन बाप से ना समहाउ एक रिस्पेक्ट के रिश्ते की वजह से भी, एक डर की वजह से सारे ज़रा पीछे रहते थे, उनसे अपनी मोहब्बत का वैसे इजहार लोग नहीं कर पाते। मैं जितने भी लोगों से पूछूं तो सब कहते हैं कि काश हम उनको जफ्फी वैसे डाल सकते, उनको वैसे प्यार कर सकते। सो आपका आपके वालिद के साथ कैसा रिलेशनशिप था दानिश? यार हमारे अब्बू थोड़े डिफरेंट थे, ड्रामों में विलन आते थे, वडेरे ये वो, लेकिन घर में बिल्कुल दोस्तों की तरह थे। और हम लोग 3 भाई हैं, अब्बू हैं, बहन हमारी, हम लोग इस तरह रहते थे कि मतलब जैसे सब फ्रेंड्स हों। और अब्बू ने मतलब जैसे यासर में मुझ में एज में भी फ़र्क है, लेकिन हम भी दोस्त की तरह ही हैं आज तक। और कहते भी मतलब यासर भाई नहीं कहते, फराज भाई नहीं कहता, मैं यासर और फराज ही कहता हूँ, एज का फ़र्क भी है। तो अब्बू ने रखा ही ऐसे कि यार हम फ्रेंड्स की तरह रहते थे, और कहीं आना जाना या कुछ एक्टिविटीज़ करना तो एक साथ। तो वो नहीं रहा कि अब्बू, हाँ बाप क्या होता है ये बाप बनने के बाद ही पता चलता है, जैसे हमें पता लगा, उस वक्त तो हमें नहीं पता लगता था। क्योंकि आप माँ से इसलिए ज़्यादा क्लोज होते हैं कि आप, मैं देखता हूँ मेरे बच्चे भी है ना, वो आके अपनी अम्मी से बातें, मैं साथ हूँ लेकिन वो अपनी अम्मी से बातें करते हैं। मैंने यार क्या तुम लोग बातें करते रहते हो, मैं साथ बैठा हूँ, ऊंचा ही बोल लो।
کیونکہ وہ ماں سے آپ کلوز اتنا ہوتے ہیں, سارا دن امی کے ساتھ ہیں, ہر وہ امی آپ کی خواہش پوری کر رہی ہے, ہر چیز وہ کر رہی ہے, لیکن اس خواہشیں پوری کرنے کے پیچھے جو باپ کا ہاتھ ہوتا ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتا. باپ پھر وہ اس لیے ہی ہوتا ہے کہ وہ آپ کا مستقبل سنوارنے کے لیے آپ کو ڈانٹتا بھی ہے, آپ کو اسکول بھیج رہا ہے, آپ کو جم بھیج رہا ہے, آپ کو یہاں بھیج رہا ہے کہ بھائی کرو تم کرو, اور وہ باپ ایک روب رکھتا ہے تاکہ یہ بچہ کچھ بن جائے. اور میں بھی اپنے بیٹے کو کل کہا, میں نے یار ہم جب تمہیں کچھ فورس کر کے کہتے ہیں نا, ظاہر ہے ماں تو اب نہیں کہہ پاتی, سارا دن ساتھ ہے نا, وہ اپنی امی کے سامنے غصہ بھی کر لیتے ہیں جیسے ہم بچے تھے. میں کہتا ہوں یار میں اس لیے اتنا مطلب کرتا ہوں کہ کل کو جب تم بڑے ہوگے کچھ انشاءاللہ بن جاؤ گے تو یہ نہیں کہو گے کہ یار ابا نے کچھ نہیں کیا, وہ یہی کہو گے کہ یار یہ آج کچھ بھی ہیں بھائی انہی کی وجہ سے ہیں. جیسے ہمیں اب پتہ لگتا ہے کہ یار آج جو بھی کچھ ہیں, تھوڑا بہت نام ہے, عزت ہے, تو وہ اب یہ کہیں بھی جاتے ہیں دنیا میں تو سب سے پہلے ارے فرید صاحب کے تو ہم بھائی بڑے دوست تھے, بڑے یوں تھے. تو میں کہتا ہوں یار شکر الحمدللہ, ابو نے جیتے جتنا کیا اتنا کیا, لیکن ابو کے جانے کے بعد بھی اتنا ہی ابو کی طرف سے, کیونکہ نیکیاں کام آتی ہیں. ابو نے کافی لوگوں کے ساتھ اچھا کیا ہے, ملتے ہیں لوگوں سے, تو ان کے اخلاق بات چیت سے ہی لوگ کافی رسپیکٹ دیتے ہیں آج تک. تو باپ کی کمی آف کورس محسوس ہوتی ہے. آف کورس, اور یہ کیسے نہ ہو, مطلب یہ آپ کو سوچے نا, یہ تو فطرت کے بھی اگینسٹ بات ہے کہ اگر آپ بات ہے کہ نہیں جی ہمیں کمی محسوس نہیں ہوتی. مثلا آپ کا آپ کے فادر کے ساتھ کیسا ریلیشن شپ تھا؟ اچھا, ہم 5 بہن بھائی ہیں, لیکن میں سب سے زیادہ کلوز تھی, بہت زیادہ. پاپا کا روب بہت تھا, غصہ بہت تھا, لیکن کلوز میں تھی ان کے بہت. اور جب ان کی ڈیتھ ہوئی تھی آج سے 17 سال پہلے, تو آپ تو بہت چھوٹی تھی اس وقت تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ خدا نہ خاصہ کہ ہاں, بس تھوڑی سی ایک چیز یہ تھی, تھوڑا دل میں جو رہ گیا ہم سب کے بعد, وہ یہ کہ ہمیں یہ لگتا تھا کہ جب لوگ ایک سرٹن ایج میں جاتے ہیں, بڑے ہو جاتے ہیں, نانا دادا بن جاتے ہیں, تب ان کی ڈیتھ ہوتی ہے اور مینٹلی پریپیئر ہو رہے ہوتے ہیں گھر والے کہ اچھا بھائی اب طبیعت خراب ہے, اب ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا. لیکن پاپا کی بہت سڈن ڈیتھ ہوئی تھی, اور اس سے 1 سال پہلے میری امی کی ڈیتھ ہوئی تھی. تو ابھی ہم اس غم سے نکل بھی نہیں پائے تھے. اور پاپا کی بالکل ایسی ڈیتھ ہوئی تھی کہ بس 8-9 بج رہے تھے رات کے عشاء کی نماز کے بعد, اور انہوں نے کہا کہ میں بس ابھی چیک کروا کے آ رہا ہوں ڈاکٹر سے. وہ بھی میں نے ان کی پلس چیک کی تو میں نے کہا بہت سلو چل رہی ہے. انہوں نے کہا اچھا میں دکھا کے آتا. تو وہ گئے, ایک ہاسپٹل سے دوسرے گئے کہ آپ کو کارڈیاک اریسٹ ہوا ہے, اور اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی. میں گھر سے چلتے ہوئے گئے اور واپس وہ ایمبولینس میں آئے. مطلب اس سے زیادہ تو اور کوئی خوفناک چیز نہیں تھی, کیونکہ اس کو پروسیس کرنے میں بھی. اور ہم تو پھر بھی کچھ بڑے تھے, جو 2 چھوٹے بہن بھائی ہیں وہ بہت چھوٹے تھے. بھائی 7th اسٹینڈرڈ میں تھا اور بہن 5th میں. تو یہ تو میں کہتی ہوں یہ شوق ذرا ہٹ کرتا ہے. کوئی اگر بیمار ہو نا تو آپ کہیں نہ کہیں بیک آف یور مائنڈ آپ کو ہوتا ہے کہ اچھا خدا نہ کرے یہ چیز ہو سکتی ہے, اللہ نہ کرے اگر یہ ہو گیا, کیونکہ آپ سوچ رہے ہیں, آپ مینٹلی پریپیئر ہو رہے ہوتے ہیں اس چیز کے لیے. لیکن ہم امی پاپا دونوں کے لیے نہیں تھے, دونوں کی سڈن ہوئی تھی. یہ میں کہتی ہوں یہ غم, کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ دعا دیتی ہوں شو کے آخر میں کہ اللہ پاک اولاد کا غم کسی کو نہ دکھائے, لیکن پھر یہ بھی دعا دیتی ہوں کہ اللہ پاک ماں باپ کا غم نہ دکھائے. پھر کبھی کبھی اکثر میں دعا کرتی تھی کہ اللہ کرے میں اپنے ماں باپ سے پہلے چلی جاؤں. تو میں سوچتی ہوں کہ اگر میں ماں باپ سے پہلے چلی گئی تو وہ بوڑھے ماں باپ مجھے کیسے دفنائیں گے. اچھا, ایک اچھی بات یہ تھی کہ امی پاپا نا ہر وقت یہ کہتے تھے کہ جب بھی اللہ میاں ہمیں بلائے تو چلتے ہاتھ پیروں سے بلائے, ہمیں کسی کا محتاج نہ کرے. کیونکہ ہم نے خود یہ ساری چیزیں نا ہم دیکھتے تھے ہاسپٹل میں, جب دادا دادی ہوتے تھے تو لوگ دعائیں کر رہے ہوتے تھے کہ بھائی ان کا دم نکلے, سورہ یاسین پڑھیں, دعائیں پڑھیں. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو وہ لوگ کہتے تھے یہ والا وقت ہم پہ نہ آئے, ہم چلتے پھرتے جائیں دنیا سے. دونوں کے ساتھ یہی ہوا, دونوں چلتے پھرتے گئے. اچھا, عمر بھائی کے لیے تو ہم نے جواب بھائی مطلب شاید ہی کوئی ایسا پاکستانی جس نے دعا نہ کیا جب عمر میں بیمار تھے. پاکستان کیا پاکستان سے باہر بھی ایک چیز ہم لوگ فالو کر رہے تھے کہ کب ایئر ایمبولینس آئے گی, کب ان کو لے کے جائیں گے, کتنے چانسز ہیں. Everyone was talking about it. So وہ اس کے لیے کیا پھر بھی کیا آپ لوگ کہیں نہ کہیں پریپیئر تھے کہ عمر بھائی ایک دم ایسے چلے جائیں گے؟ دیکھیں, پریپیئر تو کوئی بھی نہیں ہوتا ہے, اور کوئی یہ بات ایکسیپٹ بھی نہیں کر سکتا کہ آپ کے والدین میں سے کوئی آپ کو چھوڑ کے چلا جائے گا. یہ تو ایک امپاسبل چیز ہے. لیکن کہیں نہ کہیں ابو میرے جو تھے نا, لوگوں کے سامنے تو وہ ایک بہت بڑے سپر اسٹار کامیڈین تھے, لیکن بیہائنڈ دا کیمرا, بیہائنڈ دا اسکرین وہ ایک بہت اسپریچول انسان تھے, اور ان کا بہت ایک کنیکشن تھا, اسپریچولی بہت کنیکٹڈ تھے. تو کہیں نہ کہیں انٹیوشن تھی ان کو کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اور
बचपन से उन्होंने हमें सिखाया है कि लोगों से किस तरह प्यार करना है, लोगों का अदब कैसे करना है, मदद कैसे करनी है। बहुत आजी उन्होंने हमें सिखाई। ही वॉज अ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन। वो हमसायों का ख्याल रखते थे, रिश्तेदारों की, यानी कि यतीमों की कफ़ालत की उन्होंने बेवाओं की, कितने ऐसी बेवाएँ हैं जिनके घर वो चलाते थे, कितने ऐसे लोग हैं जिनको वो, कितने आर्टिस्टों की उन्होंने हेल्प की, और मुझे उन्होंने अपने साथ साथ रखा। मैंने पूरी दुनिया उनके साथ ट्रैवल किया एंड आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम। और एंड टाइम पे भी उनको अपने फ़न से बहुत प्यार था, और बीमार भी थे तो उन्होंने शोज़ किए उस कंडीशन में भी, यानी कि वो इतने अपने प्रोफेशनल थे, अपने काम से इश्क था उनको, और इस चीज़ की मैं बहुत कदर करता हूँ। और उन जैसा कोई भी नहीं है, और आई एम श्योर कोई बहुत मुश्किल है कि उन जैसा हो, लेकिन वो जो एक खला है वो कभी पूरा नहीं हो सकता, और ये गम तो सारी ज़िंदगी का मतलब अगर देखें हम ये जो आर्टिस्ट फ्रेटर्निटी कहते हैं, और जो हमारी जो इंडस्ट्री है उसमें उमर भाई को हम जैसे ब्रेक में ये बात कर रहे थे कि उनको रिप्लेस करना भी क्या, मतलब उनके करीब जाना भी एक नामुमकिन सी बात है। सो मतलब ये तो उनकी बिल्कुल आर्ट वाली साइड पर आ गई ना। ही वॉज अ मेगा स्टार, हम सब जानते हैं, लेकिन घर में भी उनका स्टारडम वैसे ही चल के घर तक आता था। नहीं, घर में वो एक बहुत संजीदा इंसान थे। ये वो लोग जानते होंगे जो हमारी फैमिली के हैं, कि घर के अंदर ही वॉज अ वेरी सीरियस मैन, जो अपने मुल्क से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने हमारे अंदर ना मुल्क से मोहब्बत डाली। मतलब अगर वो चाहते तो अपने प्राइम टाइम पे वो किसी भी मुल्क में सेटल हो सकते थे, बट ही चोज टू स्टे इन पाकिस्तान। एग्जैक्टली, वो उनको ऑफर्स भी थी लेकिन नेशनलिटी लेने की भी, बट ही रिफ्यूज्ड। उन्होंने कहा कि आई विल लिव इन पाकिस्तान, आई विल डाई इन पाकिस्तान, दिस इज माय कंट्री। और हमसे ज़्यादा टाइम उन्होंने आवाम को दिया है। उन्होंने इतना थिएटर किया है। आप देखें अब्बू के जितने भी ड्रामाज हैं, उसके एंड पे एक सोशल मैसेज ज़रूर होता था फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। उसमें मुख्तलिफ किस्म के जो मसाइल से हम गुजर रहे हैं, यानी कि बकरा किस्तों पर वॉज जहेज़ पे था, और वो आज भी मसला है। बच्चों की शादियों का था, वो आज भी मसला है। इस तरह से अब्बू ने एक प्ले किया था एक कदम के नाम से, इट वॉज ऑन ड्रग्स, और वो बहुत ज़बरदस्त प्ले था, और वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने भी उसको बड़ा अप्रिशिएट किया। तो यंगस्टर्स के लिए भी एक मैसेज था, बूढ़ों के लिए भी एक मैसेज था। वो एक अवामी इंसान थे, अवाम की आवाज़ बनकर आए थे, और उन्होंने घर के अंदर एक बहुत दीनी माहौल, हमें दीन सिखाया उन्होंने। तो रमज़ान में अक्सर अब्बू कुछ भी नहीं करते थे। रमज़ान में सिर्फ हमारे साथ रोज़े रखते थे, इबादत करते थे, और उनकी पसंदीदा नमाज़ों में से एक नमाज थी सलातो तस्बीह, जो वो 27वीं की रात को पूरा एहतमाम करके सारे दोस्तों को बुलाकर, आर्टिस्ट भी होते थे उसमें, उनके पर्सनल दोस्त, और वो पूरी एक महफिल होती थी, और उसमें सलातो तस्बीह पढ़ते थे। उसके बाद फजर की नमाज़ पढ़ के फिर सब लोग अपने घरों को रवाना होते थे। तो हमने ये देखा कि हमारे घर में जितनी भी तकरीबात हुई, उसका इख्तिताम ज़िक्र इलाही पे होता था। और अब्बू बहुत अच्छे ज़ाकिर थे, यानी कि 3-4 घंटे मुसलसल वो दीन पे बात करते थे, और इतनी फीलिंग्स के साथ करते थे कि मतलब वो रोना थे, यानी कि वो इतने कनेक्टेड थे। यानी कि अगर अब्बू ने नमाज़ पढ़ी है, उसके बाद आधे घंटे की दुआ है उनकी, उसमें सारे एक्टर्स, सारे मीडिया के लोगों के नाम, जितने भी अंबिया इकराम हैं, जितने भी आपके बुजुर्गाने दीन हैं, उन सब का वसीला वास्ता देकर फिर दुआ मांगते थे। ये मैंने उनको देखा है, वो अक्सर अपने शोज़ में भी जो इश्क़ रसूल जो उनके छलकता था उनकी बातों से, और वो जो अहले बैत से जो उनकी मोहब्बत थी, बेशक। वो, और उसका मतलब कहीं झिझकते नहीं थे इसका इजहार करने में। नहीं, चाहे वो कॉन्वेंट का रमज़ान की ट्रांसमिशन भी देखती थे, वो जिस तरीके से बात करते थे तो वो छलकता था। मैं आपको एक वाकया बताता हूँ कि रमज़ान की ट्रांसमिशन कर रहे थे अब्बू, और पूरे हर रोज़ अब्बू को एक नया सूट, क्योंकि वो पहनकर शो करते थे। तो जब 30 रोज़े पूरे हो गए और आखिरी शो था जिस दिन, तो हम होटल में रूम में थे, तो अब्बू ने क्या किया, उस होटल के सारे वेटरों को बुलाया, जमा किया रूम में। अब मुझसे बोला वार्डरोब खोलो, वार्डरोब खोलिया, वो 30 सूट लटके हुए हैं। अब सबको बोला अपनी अपनी मर्ज़ी का सूट ले लो। अब सब लोगों ने सूट ले लिए, और वो डिज़ाइनर सूट्स थे, ब्रांडेड, वो सब अपनी अपनी मर्ज़ी का, उम्र में मैं यही ले लूँ, उम्र में मैं ये ले लूँ, मैं ये ले लूँ, सब ने ले लिए। और वो इतना खुश हो रहे थे, और सब कुछ बांटने के बाद मुझे कहने लगे, जवाब देखो ये लोग नहीं ले सकते ईद पे नया सूट। तो वो इस तरह के इंसान थे, यानी कि मुझे नहीं याद पड़ता कि मेरे घर पे कोई शख्स आया है और वो खाली हाथ गया हो। मतलब अब्बू ने उसको कुछ ना कुछ दिया है। और बाज़ औक़ात ऐसे भी लोग होते थे जिनकी एक इज़्ज़त होती थी, वज़ादार होते थे, तो अब्बू अक्सर क्या करते थे कि मुझे भेज दिया करते थे उनको दरवाजे तक छोड़ने के लिए, और मेरे हाथ में पैसे देते थे कि तुम जाते हुए इनको पकड़ा देना, ताकि इनकी इज़्ज़त ना मजरूह हो, ये मेरे सामने एक सेल्फ रिस्पेक्ट इनकी ख़राब ना हो। और इतने मेहमान नवाज इंसान थे कि उनका दस्तरखान बहुत वसी था। जब कोई गया है उनके पास तो वो खाना खाए बगैर तो जा ही नहीं सकता। ये नहीं होगा कि आप गए और उमर भाई के पास चाय पी कर आ गए उमर साहब के पास। यानी कि उमर साहब इतने मेहमान नवाज इंसान थे, और अल्लाह ताला ने उसी हिसाब से उनको नवाजा था। वो हकीकी मायनों में अपने फ़न के बादशाह थे, वो ज़िंदगी में भी बादशाह थे। और वो ऐसे बाप थे जिन्होंने हमें बहुत पैम्पर रखा। मतलब मुझे पूरी दुनिया घुमा दी, हर शख्स से मैं मिल लिया, मुझे चाहत नहीं है अब कि मैं किसी को देख के एक्साइटेड नहीं होता। उन्होंने, और मैं उनका सबसे बड़ा फ़ैन भी हूँ।
मैं उनका बेटा भी हूँ, उनका मुलाजिम भी था, मैं तो गुलाम था उनका, और जितनी कोशिश कर सकता था मैं, जी मैं गुलाम, उनका मुलाजिम भी, मैनेजर भी, बेटा भी, पैर भी दबाने वाला, उनका बैग भी उठाने वाला, उनकी गाड़ी भी चलाने वाला। और एक बड़ी अच्छी बात मैं यहाँ सबको बताना भी चाहता हूँ कि अब्बू जब ट्रैवल करते थे तो मैं गाड़ी चलाता था, तो अगर हमने लाहौर से इस्लामाबाद जाना है तो ना गाड़ी में हमारे म्यूज़िक बजेगा, ना रेडियो, ना अब्बू बात करेंगे। अब्बू करते थे तीसरे कलमे का विर्द और दुरूद शरीफ का विर्द, तो 5 घंटे अब्बू पढ़ते हुए जा रहे हैं और मैं चुपचाप गाड़ी चला रहा हूँ। अच्छा, देखिए ये कितनी वो हैरानी की बात है ना कि जब आपको होता है कि जब आपने कोई ऐसा शो करने के लिए जाना तो फिर आपको होता है कि आप नहीं, आप यकीन करें जी सिनी अवार्ड्स में हम गए हैं और उस वक्त भी अब्बू रूम में बैठ के दुरूद शरीफ पढ़ रहे थे जब परफॉर्मेंस की है 2004 में। और मुझे याद है अमिताभ बच्चन आए अब्बू से मिलने के लिए, और डेविड धवन भी, जी वो जिंदा शो में, एग्जैक्टली वो पीछे बैक स्टेज मिलने आए अब्बू से, तो बहुत रिस्पेक्ट से मिले वो, और वो डर रहे थे बेसिकली। उनको मिलना भी चाहिए, उन्होंने उमर भाई की इतनी स्क्रिप्ट्स कॉपी की हैं। जी वही बता रहा हूँ कि वो डेविड धवन भी साथ थे, तो अमिताभ बच्चन साहब ने कहा कि जी उमर साहब, हमने आपका एक ड्रामा था हम साओ तो सामने आए, तो हमने बड़े मियाँ छोटे मियाँ में एक सीन आपका कॉपी किया था। तो डेविड धवन कहने लगे कि उमर भाई हमने इतना उसको कॉपी किया था कि एक जगह पर आप खांसते हैं, तो अमिताभ बच्चन साहब ने कहा जी मैं भी वहीं पे खांसा था। तो अब्बू ने कहा यार मुझे तो वैसी खांसी आ गई थी, तो आप लोगों ने ये भी कॉपी कर लिया। तो उन्होंने खांसी तक अब्बू की कॉपी की है। फिर अक्षय कुमार, गोविंदा, आमिर खान, जितने भी एक्टर, शाहरुख खान, मतलब एवरीवन वाज इंस्पायर्ड बाय हिम। और जॉनी लीवर से मेरी अभी पिछले महीने बात हो रही थी, तो वो भी बात करते करते रो पड़े अब्बू का जिक्र करते हुए। तो लोग बड़ी उनसे मोहब्बत करते थे और वो डिजर्व करते थे ये रिस्पेक्ट। मतलब मैं उनका बेटा हूँ लेकिन मैं सबसे बड़ा फैन भी हूँ उनका। मुझे याद है बकरा किस्तों पर जब मैंने लाइव देखा था, आई स्टिल रिमेंबर, अब्बू ने हमारा नाम भी लिया था। मैं 5 साल का हूँ, 4-5 साल का, बट आई रिमेंबर कि क्या ड्रामा था। जब पहली फिल्म अब्बू की रिलीज हुई थी 420, तो मैंने वो फिल्म देखी थी और मुझे याद है वो सारे मोमेंट्स के अब्बू जब एकदम से मैं स्क्रीन देखी फर्स्ट टाइम और मैं अब्बू के पास गया, बड़ा मज़े का वाक़या। वो एक सीन में अब्बू को मार रहे होते हैं विलन, तो मैं बड़ा रोया। मैंने कहा अब्बू पिट रहे हैं, खून निकल रहा है, ये हो रहा है। तो वो स्क्रीन होती है पर्दे की ना, तो मैं समझा कि ये कपड़ा है इसका, तो मैंने वो पकड़ लिया, उसको खींच लिया कि अब्बू से पीछे करो उसको। और वो अनिल चौधरी थे विलन उसमें, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे। वो काफ़ी अरसे तक मेरे लिए विलन रहे। मैंने कहा यार मैं इनको अच्छे नहीं लगते होंगे जब घर आते हैं। हाँ, मैंने 3-4 दफा ट्राई की कि इनके मैं करीब जाकर कुछ बताऊं इनको, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बट वो एक आपके जहन पे, आपके हर बंदे का एक हीरो उसके वालिद साहब होते हैं। देखिए चाहे वो सुपरस्टार हो या ना हो, आई थिंक कि हमारी जिंदगी में अगर अल्लाह ताला की इबादत के बाद कोई मकसद है तो वो माँ बाप की खिदमत है। इससे बड़ी वाकई और कोई बात नहीं। आपको अपने वालिद का जो सबसे पहले आपने उनसे प्रोजेक्ट देखा था वो कौन सा था दानिश? और आपको भी ऐसे तब चढ़ती थी कोई ऐसा चूंकि विलन कोई और सामने आ जाए कि मैं इसको जाके कूटूं? नहीं, अब्बू तो खुद ही ज्यादातर वडेरे विलन आते थे, खुद ही कूट देते थे जिसको कूटा था ड्रामे में। अब्बू का खुद की असली पर्सनैलिटी में भी काफ़ी वो होता था, फ्रेंडली भी थे, लोगों से मिलना मिलाना भी था। ड्रामे में देख के बस यही एक हमें पता होता था कि यार ये किरदार है और वो परफॉर्म कर रहे हैं। साथ साथ बता भी दिया करते थे अब्बू के भाई ये एक्टिंग है, क्योंकि अब्बू गवर्नमेंट जॉब भी करते थे प्लस एक्टिंग भी करते थे। फिर हैदराबाद में एक पूरा मोहल्ला अब्बू के नाम पे, फरीद मोहल्ला। और बस तो ये नहीं लगा कि यार कि पता नहीं क्या हो रहा है, ये चीज़ें क्या हो रही हैं। तो वो हमने देखी हुई थी चीज़ें, हमें बताया हुआ था अब्बू ने। लेकिन वैसी बात है कि माँ बाप जब साथ होते हैं तो उनकी अलग बात होती है, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है चीज़ें। तो मैंने भी काफ़ी चीज़ें देखी हैं। अब्बू को बड़ा लोगों को खाना खिलाने का शौक़ हुआ करता था कि जैसे कभी हम ज़मीनों पे गए हैं कि कोई वहाँ पे एक शख्स वहाँ बैठे हुए हैं, कोई बुज़ुर्ग थे, तो उनको घर ले आए। अब वो अंकल हमारे साथ रह रहे हैं, तो अम्मी को बताते कि यार ये बहुत पढ़े लिखे हैं, प्रोफेसर हैं, इनको उनके बच्चे छोड़ गए, अभी हमारे साथ रहेंगे। या फिर एक गाँव में गए, छोटा बच्चा ले आए, अब वो सारा दिन बच्चा, वो हमसे ज़्यादा उससे प्यार कर रहे हैं, हर वक्त उसके साथ जा रहे हैं, घूम रहे हैं, इधर से वो शूटिंग पे ले जा रहे हैं। तो हम कहते हैं बुआ आप कहते हैं यार मासूम बच्चा है, साथ रहता है, अच्छी बात है। तो इसलिए शायद अल्लाह ताला ने उनको 29वीं शब रमज़ान 3:30 बजे अब्बू का इंतकाल हुआ। एक बड़ा दिन था जब हम सुबह मस्जिद गए नमाज़ पढ़ने, तो पूरी खचाखच तारुट वाली मस्जिद थी, भरी हुई मस्जिद। और लोग, मतलब वही बात है कि अब जो आपने ज़िंदगी में, वो कहते हैं ना कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में थोड़ी सी भी एक नेकी करते हैं तो वो कबूल होती है, लेकिन मरने के बाद अगर पूरी जायदाद भी आप ट्रस्ट कर दें तो उसकी वो बात नहीं होती। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब वही लोग जो भी इस वक्त हैं, तो वो जितना ज़्यादा अल्लाह के नाम पे चीज़ें देते हैं, खैरात करते हैं, तो वो आपको फिर मिलती है, काम भी आती है। हमारे साथ कॉलर हैं इस्लामाबाद से सिब्त हसन। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम मैम, आपने बहुत अच्छा टॉपिक आज चूज किया। मैं भी अपने व्यूज शेयर करना चाहता हूँ। जरूर जरूर। मेरे वालिदैन इंडिया से माइग्रेटेड थे, तो हम गांव में रहते थे। तो उनकी में कोई एजुकेशन नहीं थी मेरे पेरेंट्स की।
लेकिन उनका विजन यानी आज से 40 साल पहले भी ये था कि मैंने अपने बच्चों को तालीम दिलवानी है। तो उन्होंने मतलब हमें तालीम दिलवाई और मेरे बड़े भाई एयरफोर्स में साइकोलॉजिस्ट बड़े अच्छी पोस्ट पे थे, मेरे बड़े भाई वो पुलिस में, और मैं भी एजुकेशन में मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। तो मेरे वालिद ने इतनी मेहनत से हमें पढ़ाया कि वो हमसे ये नहीं शेयर करते थे कि मैं कैसे हालात से गुजर रहा हूँ, आप लोगों के लिए मैं कैसे अर्निंग करता हूँ, लेकिन हमें ये कहते थे कि आप लोगों ने तालीम हासिल करनी है। तो मैं ये एक वाक़या शेयर करता हूँ कि आखिरी वक्त जब वो बीमार हुए तो उनको कैंसर डायग्नोज हुआ। तो मैं इस्लामाबाद से जब घर गया तो वो इतनी तकलीफ में थे कि मैं जब पहुंचा हूँ तो मुझे कहते कि बेटा ये ज़रा शूज़ पहने। तो मैंने पहने तो मुझे पूरे से कहता बेटा मैंने ये आपके लिए लिए हैं। यानी वो इतनी तकलीफ में होते हुए भी अपने बच्चों का ख्याल करते थे। और सेकेंडली जब भी हम गांव जाते थे तो हालांकि हम तीनों भाई बड़े अच्छी मतलब हमारी अर्निंग थी, कभी उन्होंने ये नहीं पूछा कि बेटा आप लोगों की सैलरी कितनी है, आपकी अर्निंग कितनी है, मतलब जाते हुए बल्कि अम्मी के थ्रू पूछते थे कि अपने बेटों से ये पूछें कि क्या आप लोगों को कोई पैसों की ज़रूरत है तो मैं देता हूँ। तो यानी उनका ऐसे शफीक बाप मैंने नहीं देखे। और दूसरा ये कि जब भी वो मतलब हमें ईद के मौका पर जाना तो उन्होंने इतनी वो खुशी का इजहार करते थे, तो बस मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता, लेकिन वो उनकी कमी आज भी हमें उसी तरह महसूस होती है। अल्लाह ताला उनके जन्नत में आला दर्जात बुलंद करे। बस ये मैं कहना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का सब्तसम भाई कि आपने हमें कॉल किया, आपने अपना हमें समझा और बताया कि जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज के शो में ट्रिब्यूट पेश किया जा रहा है उन लोगों को जो कि नहीं है मौजूद इस दुनिया में, लेकिन वही बात है ना कि माँ बाप मुझे ये लगता है कि दुनिया से जाके भी कभी नहीं जाते, वो ज़रूर रहते हैं, बस वो पर्दा कर लेते हैं। मैं ये समझता हूँ कि हर रिश्ता दो होते हैं, फुफियाँ दो हो जाती हैं, खाला दो हो जाती हैं, भाई तीन होते हैं, बहन होती हैं, लेकिन माँ और बाप ये एक ही होते हैं और बड़े कीमती होते हैं। लेकिन ये एक अजीब जिंदगी का मतलब एक वो है फितरत में कि उनके जाने के बाद ही पता लगता है कि यार ये क्या हुआ। जैसे मैं आपको बता रहा था कि जो धूप है उसका सही एहसास जो है वो बाप के जाने के बाद पता लगता है कि यार धूप कितनी सख्त होती है, वरना जब अब्बू थे तो हमें पता ही नहीं लगता था कि यार हो क्या रहा है। बाहर गए अगर किसी से होते हैं छोटे हैं, लड़ाई हो गई, कुछ हो गया, आ गया, हमें पता होता था यार अब्बू हैं, कोई मसला ही नहीं है। कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटी कोई टेंशन नहीं होती थी, लेकिन उनके जाने के बाद फिर लगता था यार अब कौन से। लेकिन वो माँ की दुआएं भी होती हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। वो माँ की फिर दुआएं थी, अब तो खैर वो भी नहीं रही। लेकिन ज़िंदगी में मतलब यही बात होती है कि माँ और बाप वो ये इतनी बड़ी वैल्यू है कि आप समझ लें कि अगर ऊपर अल्लाह है तो नीचे बाप है और माँ है। कितनी बड़ी बात। और ये मतलब अगर अल्लाह ताला ने अपनी प्यार की मिसाल दी तो 70 माओं जितनी दी। जी बिल्कुल। यार इतना प्यार करता हूँ, देख ले ये मिसाल है। तो आप वाकई सोचते हैं यार माँ बाप, लेकिन ये जब वो होते हैं ना तब आपको नहीं फील होता, आपको लगता है कि हाँ है, क्योंकि माँ बाप के मरने का कोई सोचता ही नहीं है कि यार ये भी चले जाएंगे हमेशा के लिए। वेरी यंग जब उनकी डेथ हुई थी, मतलब 17 साल पहले बात करें, मिसना आपकी भी अगर फादर की तो आप भी बड़े यंग थे, तो क्या चीज़ आपको सबसे ज़्यादा खटकती है कि कभी ज़िंदगी में ऐसी कोई चीज़ आ जाए तो आप कहते हैं कि काश अब्बू होते? रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब तक पापा थे तो ये होता था कि कहीं पे भी जॉब कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो हमें पता होता था 2 दिन 3 दिन काम किया, किसी ने कुछ कह दिया ना तो हम खुद ही रेजिग्नेशन दे के आते थे कि बस। और जब पापा की डेथ हुई है तो फिर बहुत खरी खोटी सुनी, बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ झेला, तो तब लगा था कि अब आप मैच्योर हो गए और अब आप ये जॉब नहीं छोड़ सकते, आपको करनी है और हर कीमत पे करनी है, क्योंकि आपको फिर समझ आती है कि हमारे अब्बा भी ऐसे ही जॉब्स करते होंगे, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही कमाते होंगे, हमारी शक्लें देख के वो भी नहीं खरी खोटी, वो भी लोगों को सुनते होंगे। अच्छा, बचपन में कभी आपके वालिद साहब ने, अंकल ने आपको कभी कोई कहते हैं छोटी सी मार लगा दी हो कि आपने कोई सी शरारत? अच्छा, हमारे यहाँ मारने वाला तो कोई सीन नहीं था किसी भी किस्म का, और ना अम्मी ने कभी मारा ना पापा ने कभी मारा। पापा की तो सिर्फ आवाज़ ही काफ़ी थी, हम क्या बाकी लोग भी डरते थे क्योंकि उनकी आवाज़ ही ऐसी थी।
اور ایک امی کا اشارہ ہوتا تھا آنکھ سے اور پاپا کی صرف آواز کافی ہوتی تھی. مطلب ہمیں اب میں دیکھتی ہوں نا بچوں کو کہ ایک تو ان کے پاس گیجٹس ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں, اور میں دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ اگر اماں ابا کھانا کھا رہے ہیں تو بچے موبائل میں لگے ہوئے. ہمارے پاس تو یہ سب کچھ نہیں تھا, بلکہ ہمیں یہ ہوتا تھا کہ اگر پاپا آ رہے ہیں اور فرائیڈے ہے تو ہمیں اپنی دیواریں صاف کرنی ہے, کہیں پہ ہم نے کوئی پینٹ, کوئی کلر, کوئی کریون لگا رہ گیا ہے, یا پاپا کے کوئی دوست آ رہے ہیں, یا یہ پتا ہوتا تھا کہ اب مہمان آیا تو ہمیں اس ٹیبل پہ سے کوئی ایک بسکٹ بھی اٹھا کے نہیں کھانا ہے کیونکہ پاپا امی بیٹھے ہوئے. لیکن اب میں نے دیکھا ہے کہ بہت سی خواتین ہوتی ہیں بہت آرام سے کیئر فری ہو کے کہتی ہیں ایسے ہی کرتا ہے, بہت شرارتی ہے, بڑا والا شریف ہے, بیچ والا ایسا رہ گیا. یہ ڈھٹائی ہے, یہ آپ کی ڈھٹائی ہے. اور آئیے اور ماں ساتھ ساتھ جھولا جھول رہی ہوتی ہے. باتیں ہماری ہمت نہیں تھی کہ ہم پاپا کو ہاتھ بھی لگا لیں. اچھا چیز مجھے لگ رہا ہے کہ انکل بڑے سخت تھے جب میڈیا جوائن کیا ہے, جب شو سارا کرنے شروع کیے ہیں. اچھا پاپا کے دور میں میں نے صرف یہ کیا تھا کہ ایک کیفے ویژن ایک شو آتا تھا جس کے اندر سارے ینگسٹر جاتے تھے, ڈیبیٹ کمپٹیشن وغیرہ ہوتے تھے, تو وہ میں نے فرسٹ ٹائم کیا تھا. پاپا کا تعلق تھا تبلیغی جماعت سے, تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ آپ کہیں جائیں. تو میں نے صرف ان کی لائف میں ایک ریڈیو شو کیا تھا, وہ میں نے ون کیا تھا, تو وہ سنا تھا, وہ پاپا نے سنا تھا بعد میں کیونکہ ہم نے ریکارڈ کیا تھا ان کے لیے, وہ گئے ہوئے تھے سہروزہ پہ. پھر اس کے بعد جب یہ شو آفر ہوا تو میں نے کہا کہ پاپا اس میں نا سب جاتے ہیں, فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میٹرک کے بچے سب جا رہے ہیں. تو انہوں نے امی کے ساتھ بھیجا تھا, تو بڑے فخر سے نا اپنے فرینڈس کو بتا رہے تھے گرین سوٹ میں بیٹھی ہے نا وہ میری بیٹی ہے. تو وہ اچھا ایک چیز تھی. لیکن پھر شادی کے بعد میں نے جوائن کیا تھا میڈیا, تب پاپا نہیں تھے, لیکن ان کو اعتراض نہیں تھا. ظاہر ہے میں کوئی وقت کے ساتھ جیسے بہت ساری ٹیلی ویژن کے لیے کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ گھر والے آپ کے چاہے چلو, رشتہ داروں کو کوئی نہ کوئی پسوڑی پڑی ہوتی ہے. سوری ٹو کٹ یو, پاپا ہوتے بھی نا تو پاپا کو اتنا پرابلم نہیں ہوتا جتنا آس پاس کے لوگوں کو ہو جاتا ہے نا. وہ اتنے سارے ابو بن جاتے ہیں آپ کے آس پاس, کیونکہ پاپا کہتے تھے میرے جانے کے بعد پتہ چلے گا تم لوگوں کو, لوگ چیل کووں کی طرح آئیں گے. اور واقعی میں ایسا ہوا کہ سب مطلب اس وقت اتنا کوئی کنسرن تھا کہ اب کیا کریں گے یہ لوگ, اب کیا کریں گے یہ لوگ, کیونکہ نہ امی ہے نہ ابو ہیں. تو ہم اپنی اسٹیپ مدر کے ساتھ پانچوں رہتے تھے, تو سب کو یہ ہوتا تھا کہ یہ ان کے تو اماں ابا ہے ہی نہیں. لیکن جتنے بھی لوگوں نے کنسرن شو کیا تھا نا, انہوں نے سویم کے بعد شاید کبھی ہمیں کال کر کے پوچھا ہو کہ تمہارے گھر کھانا بنا یا نہیں بنا, راشن ڈلا یا نہیں ڈلا. ہاں جب اب تھوڑا سا نام ہو گیا نا تو لوگ کھڑے ہو کے کہتے ہیں تمہاری رشتے میں خالہ لگتی ہے, پھپھو لگتی ہے. لیکن اس کو کوئی ساتھ ساتھ آپ کی اسٹیپ مدر سے آپ کا کیسے؟ بہت اچھا, اپنی امی سے زیادہ ان کے ساتھ تھا, کیونکہ پاپا نے 2 شادیاں جو کی تھی دونوں کو ساتھ ہی رکھا تھا, تو ان کو ہم نے ہمیشہ سے اپنی امی کی طرح ہی دیکھا. تو وہ آپ کی مدر سے بڑی تھی؟ نہیں, وہ بعد میں 10 سال بعد آئی تھی, امی سے چھوٹی تھی. ہم 3 بہن بھائی ہیں, پھر ان کے 2 ہیں, اور وہ دونوں بہت چھوٹے تھے جب پاپا کی ڈیتھ ہوئی. تو ان کے ساتھ کیسی آپ کی بانڈنگ ہے؟ بہت اچھی, ان دونوں کی ابھی شادی ہوئی ہے. تو آپ بھی باپ کیونکہ بن گئی ہوں گے نا, جب فادر نہیں تھے. بالکل بالکل, سب کچھ میں نے کیا ان کا. میں اپنی چھوٹی بہن کو یہ کہتی تھی, تو ہم لوگ تو پاپا سے کبھی کچھ کہتے بھی تھے نا, کہنا تو بہت دور کی بات ہے, امی سے بات ہوتی تھی تو ہوتا تھا کہ اب خود ٹیوشنز پڑھاؤ, خود کرو کچھ, اور پھر آپ جا کے. مجھے یاد ہے جب پینٹیم 1 کا دور آیا تھا نا, لوگوں نے نئے پینٹیم 1 سجانے شروع کیے تھے, تو ہمیں کہا گیا تھا آپ ٹیوشنز پڑھا کے یہ لیں گے, ہم پیسے نہیں دیں گے. اگر آپ کو سب کچھ مل گیا تو پھر آپ کی ایفرٹ کہاں ہے, آپ کو بھی پتہ چلے نا باہر نکل کے کہ ہو کیا رہا ہے. اور اب میں دیکھتی ہوں جو شارٹ کورسز چیزیں ہم لوگوں کے پیرنٹس نے ہمیں, جیسے DIT, سلائی کڑھائی, کوکنگ, یہ سب کچھ کرایا ہوا ہے. اور ابھی اگر ہم نارملی بھی ہم لوگ شوٹ پہ کر رہے ہوتے کوئی کام, تو لڑکیاں پلٹ کے کہتی کیا یہ کیا ہوتا ہے, یہ کیا ہوتا ہے. تو میں اتنی حیران ہوتی ہوں کہ یہ تو بیسکس ہیں اور آپ کو وہ نہیں پتا. مطلب ہم نے وہ دور گزارا ہے کہ امی اور دوسری امی دونوں مل کے رضائی میں ڈورے ڈال رہی ہوتی تھیں. اگر ایک سبزی کاٹ رہی ہے تو دوسری بھون رہی ہے, ایک روٹی بیل رہی ہے تو دوسری پکا رہی ہے. لیکن لوگوں نے نا اس چیز کو بہت وہ بنایا ہوا کہ ہائی دوسری امی, کیونکہ امی پاپا نے کبھی ہمیں کہا ہی نہیں کہ اسٹیپ مدر ہے. انہوں نے کہا جتنی امی کی عزت ہے اتنی ان کی, اور انہوں نے بھی کبھی ہمارے ساتھ کچھ برا نہیں کیا. وہ رشتوں کو نا ہم بول بول کے ایسا سوتیلا کر دیتے ہیں. اور اس سے اچھی بات یہ ہے کہ ان کے سگے بھتیجوں سے ہم دونوں بہنوں کی شادی ہوئی ہے, جو ان کی سوتیلی پھپھو کی بیٹی ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے, اچھی بات ہے, ساری فیملی میں آ گئی. اچھا مجھے بتائیں وہ کیا ایک واقعہ تھا, ذرا میں جاننا چاہتی ہوں کہ ایک بار جب آپ سگریٹ پہلی بار پی رہے تھے اور پکڑے گئے تھے, آپ کے والد صاحب نے پکڑا تھا, مجھے ذرا بتائیں. یار یہ سگریٹ کا واقعہ میں اتنی دفعہ بتا چکا ہوں, میں نے ایک بار یقین پتہ نہیں کون سی محفلوں میں سنا ہے, میرے لوگوں نے نہیں سنا ہوا. میرے جو ہے نا میری بک لکھی جائے گی تو اس میں سگریٹ کا واقعہ تو اچھی بات ہے نا, آئے پتہ چلے بایوگرافی سگریٹ کا چیپٹر. ارے بھائی پوری بھی نہیں پی تھی میں نے جواد, تو ہم نے تو نہیں سنا نا واقعہ سنا ہمیں. ویسے میں ابھی یہ بتا رہا تھا کہ جس طرح وقت چینج ہو رہا ہے نا, چیزیں آ رہی ہیں, اس طرح سختی میں بھی کافی نرمی آ گئی ہے. کہ پہلے ہمارے ماں باپ کے اوپر جو سختیاں ہوئی تھیں, تو